नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी संजोग, जिसे लिखा है हम सबकी मनपसंद लेखिका मीनू त्रिपाठी जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कौसानी आने से पहले माँ से कितनी जिरह हुई थी विवेक की। विषय विषय वही पुराना, विवाह न करने का विवेक का अड़ियल रवैया। कितना समझाया था माँ ने, विवेक शादी कर ले, अब तो तेरे सभी दोस्त घर परिवार वाले हो गए हैं। अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बता दे, मैं बिना कोई सवाल पूछे उसी से तेरा विवाह करवा दूंगी। विवेक का शादी न करने का फैसला माँ को बेचैन कर देता था। पापा कुछ नहीं कहते, लेकिन माँ की बातों से मूक सहमति जताते पापा की मंशा भी विवेक पर जाहिर हो जाती। पर वह भी क्या करे, कैसे बोल दे कि शादी न करने का निर्णय उसने अपने मम्मी पापा के कारण ही लिया है। पति पत्नी के रूप में मम्मी पापा के वैचारिक मतभेद उसे अक्सर बेचैन कर देते। एक दूसरे की बातों को काटती टिप्पणियां, अलग अलग दिशाओं में बढ़ते उनके कदम, गृहस्थ जीवन को चलाती गाड़ी के दो पहिए तो उन्हें कम से कम नहीं कहा जा सकता था। छोटी बड़ी बातों में उनके टकराव को झेलता संवेदनशील विवेक जब बड़ा हुआ तो शादी जैसी संस्था के प्रति प्रतीप वाले पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने के कारण वह विवाह न करने का ऐलान कर बैठा। मम्मी पापा ने शुरू में तो उसे इसका लड़कपन समझा, पर धीरे धीरे उसकी गंभीरता को देखकर वे सचेत हो गए। पापा अब मम्मी की बातों का समर्थन करने लगे थे। वे अक्सर विवेक को प्यार से समझाते कि सही निर्णय के लिए एक सीमा तक वैचारिक मतभेद जरूरी है। यह जरूर है कि नासमझी में आपसी सवाल जवाब सीमा पार कर लेने पर टकराव का रूप ले लेते हैं, पर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। समझदारी और आपसी सामंजस्य से विषम परिस्थितियों में भी तालमेल बैठाया जा सकता है। विवाह जैसी संस्था की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं। छोटी मोटी बातें वृक्ष को हिला तो सकती हैं, पर उसे उखाड़ फेंकने का मादा नहीं रखती। उनकी ये दलीलें विवेक को संतुष्ट ना कर पाती। लेकिन कौसानी आने पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल के जिस कोमल हिस्से को जानबूझकर उसने सख्त बना दिया था, उसके द्वारा बंद किए गए उसके दिल के दरवाजे पर कोई यूं अचानक दस्तक देकर प्रवेश कर जाएगा, किसी ने कहाँ सोचा था। कौसानी में होटल के रिसेप्शन पर रजिस्टर साइन करते समय डॉक्टर विद्या के नाम पर उसकी नजर पड़ी थी। उस शाम कैफेटेरिया में एक युवती ने बरबसी उसका ध्यान खींचा था। सांवली सी, बड़ी बड़ी, हिरन सी बोलती आंखें, कमर तक लहराते केश, हल्के नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहने वह सौम्यता की मूर्ति लग रही थी। विवेक अपनी दृष्टि उस पर से हटा ना पाया और बेख्याली में एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी किसी ने आकर कहा, एक्सक्यूज मी, यह टेबल रिजर्व है। उसने झुककर देखा तो नीचे लिखा था, डॉक्टर विद्या। वह झट से खड़ा हो गया। तभी मैनेजर ने दूसरी टेबल की तरफ इशारा किया और वह उस तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया। डॉक्टर विद्या, कितनी देर तक यह नाम उसके जहन में घूमता रहा। यह युवती डॉक्टर विद्या की जगह पर बैठ गई। कुछ ही देर में दो अनजान मेहमान आए और वह उनसे कुछ चर्चा करती रही। विवेक की नजरें घूम फिर कर उस पर ही टिक जाती। उसके बाद तो यह सिलसिला सा बन गया था। डॉक्टर विद्या के आने से पहले ही उसकी महक फिजा में घुलकर उसके आने का संकेत दे देती। और विवेक विवेक की बेचैन नजरें बढ़ी हुई धड़कन के साथ उसे खोजती रहती। उस पर नजर पड़ते ही उसका गला सूखने लगता और जीभ जीभ लग जाती तालू से। वह सोचता कि यह क्या हो रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सांवली सी, चंचल चितवन वाली इस लड़की ने जाने कौन सा जादू कर दिया, जिसने उसका चैन छीन लिया है। कौसानी के ये 4-5 दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। समय बीतने का एहसास तक नहीं हुआ। कल विवेक के सेमिनार का अंतिम दिन था। उस दिन उसके दोस्त ध्रुव का फोन आया। वह काफी समय से विवेक को कौसानी बुला रहा था। इत्तेफाक से विवेक का सेमिनार कौसानी में आयोजित होने से उसे वहां जाने का मौका मिल गया। लेकिन अचानक ध्रुव को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। इस होटल में ध्रुव ने ही विवेक की बुकिंग करवाई थी। ध्रुव दिल्ली में था
वरना वह अपने परम मित्र को कभी भी होटल में नहीं रहने देता। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो विवेक ने भी ध्रुव की अनुपस्थिति में उसके घर रहना ठीक नहीं समझा। हेलो ध्रुव, कहाँ है यार? मुझे बुलाकर तू तो गायब ही हो गया। यार माफ कर दे, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। मैं परसों तक कौसानी पहुंच जाऊंगा। ईशा भी तुझसे मिलना चाहती है। मैंने उससे अपने बचपन के खूब किस्से सुनाए हैं। तब तक तुम अपना सेमिनार का काम निपटा लो, फिर हम मिलकर खूब मस्ती करेंगे, ध्रुव ने फोन पर कहा। दूसरे दिन विवेक का सेमिनार था। होटल आते आते उसे शाम हो गई थी। वह थक गया था। फ्रेश होकर कैफेटेरिया की तरफ गया। प्रवेश करते ही उसका सामना फिर डॉक्टर विद्या से हुआ। वह नाश्ता कर रही थी, हल्के गीले बाल, जीन्स के ऊपर चिकन की कुर्ती पहने। वह ताजी हवा की मानिंद विवेक के दिल को छू गई। वह असहज हो गया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि पाले के उस पार बैठी उस युवती के हृदय में भी कुछ ऐसा बवंडर उठा है। क्या वह भी अपने परिचय का दायरा विस्तृत करना चाहती है? वे दोनों ही अनजान बने बैठे थे। उनकी नजरें जब तब इधर उधर भटक कर एक दूसरे पर पड़ जाती। तभी वेटर ने आकर पूछा, आप कुछ लेंगे? तो विवेक को मन मारकर उठना पड़ा। वह समझ गया कि यों ही अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। कमरे में आते ही उसने अपना लैपटॉप निकाला, अपना ईमेल अकाउंट खोला तो उसमें फेसबुक की तरफ से माँ का मैसेज देखा। उस लिंक पर जाने पर माँ की फ्रेंड्स लिस्ट में एक चेहरे पर उसकी नजर पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक उठा। ओ माय गॉड, ये लड़की यहाँ कैसे? माँ की फ्रेंड लिस्ट में डॉक्टर विद्या की तस्वीर देख उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। शायद धोखा हुआ है, परंतु नाम देखकर तो विश्वास करना ही पड़ा। माँ कैसे जानती है इसे? उससे पहले तो कभी उसने इस चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया। विवेक चकरा गया। शायद माँ की मेडिकल एडवाइजर हो। उसने तुरंत माँ को फोन करके डॉक्टर विद्या के बारे में पूछा, तो उन्होंने सहजता से बताया, यह तो मेरी डॉक्टर है। तुम्हारे दोस्त ध्रुव ने ही तो इसके बारे में बताया था। वह ध्रुव की दोस्त है और काफी नामी डॉक्टर है वहां की। अब तो विवेक की जिज्ञासा चरम पर पहुंचने लगी। उसने तुरंत फ्रेंड लिस्ट के माध्यम से ध्रुव का फेसबुक अकाउंट खोला, तो उसमें भी उस युवती की तस्वीर थी। ध्रुव के वॉल पोस्ट को चेक करने पर उसके द्वारा विद्या को दिया गया मैसेज दिखा, जिसमें ध्रुव ने विद्या को विवेक के कौसानी आने के बारे में बताया था। विवेक ने डॉक्टर विद्या वाली उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए ध्रुव को फोन लगाया, तो लगातार उसका फोन स्विच ऑफ आता रहा। ईशा भाभी से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों ना हिम्मत कर डॉक्टर विद्या से ही बात करूं कि यह माजरा क्या है। पर अब रात बहुत हो चुकी थी, अभी जाना ठीक नहीं है। पूरी रात उसकी करवटें बदलते बीती। कल सुबह ही उसने रिसेप्शन से डॉक्टर विद्या के बारे में पता किया, तो पता चला कि मैडम सुबह सुबह ही कहीं चली गई हैं। ध्रुव का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आता रहा। विवेक की बेचैनी और उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी। वह रिसेप्शन में ही डेरा डालकर बैठ गया। अचानक ध्रुव ने प्रवेश किया। वह जैसे ही उसकी ओर बढ़ता, ईशा से बतियाती डॉक्टर विद्या भी आती दिखी। विवेक के कदम वहीं थम गए। विवेक को पसोपेश में पड़ा देखकर ध्रुव शरारत से मुस्कुराया। विद्या एक औपचारिक हेलो करती हुई बोली, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आज का डिनर तुम लोगों को मेरी तरफ से, और कहकर वह चली गई। विवेक को चक्कर में पड़ा देखकर ध्रुव को हंसी आ गई। तुम जानते हो इसे? विवेक ने पूछा तो कंधे उचकाते हुए ध्रुव बोला, हाँ दोस्त है मेरी, मतलब हमारी पुरानी स्कूल की दोस्ती है। ऐसी तुम्हारी कौन सी दोस्त है, वो भी स्कूल की, और जिसे मैं नहीं जानता? विवेक बोला, तुम नहीं जानते? क्या बात कर रहा है विवेक तू? ध्रुव प्लीज साफ साफ बताओ कौन है ये? तुमने इसे ईमेल के जरिए यह क्यों बताया कि मैं कौसानी आ रहा हूँ? कमाल है यार, एक दोस्त दूसरे दोस्त के बारे में पूछे तो क्यों ना बताऊं, ध्रुव ने कहा। ओ ध्रुव, अब बस भी कर यार। विवेक के चेहरे पर झुंझलाहट और उसकी विचित्र मनोदशा का आनंद लेता हुआ ध्रुव आराम से सोफे पर बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, विवेक, तुझे हमारी 10th क्लास याद है? सहारनपुर से आई वह झल्ली सी लड़की, जिसकी कक्षा में प्रवेश करते ही हम सबको हंसी आ गई थी।
जिससे तेरा फ्रेंडशिप बैंड बंधवाना चर्चा का विषय बन गया था। सबने कितनी खिल्ली उड़ाई थी तेरी। विवेक के चेहरे का रंग बदलता गया और वह अचानक से बोला, ओ माय गॉड, यह विद्या है जिसके तेल से तर बाल चर्चा का विषय थे। कितनी हंसती थी सारी लड़कियां। मीरा मैम ने जब डॉली को घर से तेल लगाकर आने को कहा तो कैसे हंसकर वह बोली, मैम हम सबके हिस्से का तेल तो विद्या ही लगा लेती है, हम कहाँ से लगाएं। और उसकी इस बात पर सब कैसे ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। विद्या लगभग 20 सेशन में आई थी। मैम ने जब सबसे कहा कि विद्या का काम पूरा करने के लिए सब उसकी हेल्प करें, उसका काम पूरा करने के लिए अपने अपने नोट्स उसे दे दें, तो विद्या कैसी मासूमियत से ध्रुव की ओर इशारा करके बोली थी, मैम ये भैया अपनी कॉपी मुझे नहीं दे रहे हैं। और उसके भैया शब्द पर पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी थी। खुद मीरा मैम भी अपनी हंसी नहीं दबा पा रही थी। छोटे शहर की मानसिकता किसी से भी हजम नहीं होती। लड़कियों का तो वह सदा ही निशाना रहती थी। विद्या पढ़ने में तो तेज थी, लेकिन अंग्रेजी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हुए उसे खासी दिक्कत पेश आई थी। फिर उसे फ्रेंडशिप डे का वह दिन याद आया जब सभी एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे थे। किसी ने विद्या पर कमेंट किया, विद्या तुमसे तो हम सब राखी ही बंधवाएंगे, फ्रेंडशिप बैंड तो तुमसे कोई बंधवाएगा नहीं। विद्या की आंखों में आंसू आ गए। बेचारगी से उसने अपनी मुट्ठी में रखे बैंड्स छुपा लिए थे। तब विवेक को उस बेचारी सी लड़की पर बड़ा तरस आया। सबके जाने के बाद विवेक और ध्रुव ने उससे फ्रेंडशिप बैंड बंधवाया था, पर यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी। 1 साल बाद ही विद्या कोटा चली गई। ध्रुव ने बताया कि जुझारू विद्या का मेडिकल में चयन हो गया था। विवेक मानो स्वप्न से जागा हो। जब उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराती डॉक्टर विद्या को आते देखा, कोई इतना कैसे बदल सकता है। विद्या ने आते ही विवेक की आंखों में झांक कर पूछा, अभी भी नहीं पहचाना तुमने? मैंने तो तुम्हें कब का फेसबुक पर ढूंढ लिया था, लेकिन तुम्हारी अतीत की स्मृति में बसी विद्या के रूप से डरती थी। ध्रुव ने खुलासा किया कि हम सब ने तो विद्या को विस्मृत कर दिया था, लेकिन वह हमें कभी नहीं भुला पाई। विद्या लरजते स्वर में बोली, विवेक तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि उम्र के उस नाजुक दौर में मैं अपना दिल तुम्हें दे बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि कच्ची उम्र में तुम्हारे प्रति मेरा वह एक तरफा तथाकथित प्यार प्यार था या महज आकर्षण। पर यह सच है कि स्वयं को तुम्हारे काबिल बनाने की होड़ और जुनून ने ही मुझे कुछ कर दिखाने की हिम्मत और प्रेरणा दी। मुझे सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने का एक अप्रत्यक्ष जरिया तुम बने। किसी ने सोचा था कि कभी तुमसे यूं मुलाकात भी होगी? वह भी इतने नाटकीय तरीके से? कहता हुआ ध्रुव हंस पड़ा। पिछले 6 महीना से विद्या के साथ तुम्हारे बारे में ही बातें होती रही। तुम्हारी शादी ना करने की बेवजह जिद से परेशान होकर आंटी ने जब मैट्रिमोनियल साइट पर तुम्हारा बायोडाटा डाल दिया था, तब आंटी को मैंने ही विश्वास में लेकर विद्या के बारे में बताया था। अब मुसीबत यह थी कि तुम्हारी आशा के अनुरूप तो कोई उतर ही नहीं रहा था, तो हम सब ने मिलकर यह नाटक रचा। तुम कौसानी आए तो मैंने झूठ बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ताकि तुम होटल में रुको, उसी होटल में जिसमें विद्या भी रुकी हुई थी। विद्या तुमसे मिलना चाहती थी, पर बिना किसी पूर्वाग्रह के। हालांकि हमें अंदेशा था कि कोई यूं आसानी से तुम्हारे हृदय पे अधिकार जमा पाएगी, लेकिन शायद नियति को भी यही संजोग मंजूर था। पर तुम मुझे एक बात बताते तो सही, विवेक हैरानी से ध्रुव को बोला। ध्रुव बोला, ताकि तुम अपनी जिद के कारण अपने दिल के दरवाजे को स्वयं ही बंद कर लेते। तभी माँ का फोन आया। उनके कुछ पूछने से पहले ही विवेक बोला, माँ तुम्हारी खोज पूरी हो गई है। जल्दी ही मैं एक डॉक्टर बहू घर लेकर आ रहा हूँ। आप पापा के साथ मिलकर शादी की पूरी तैयारी कर लेना। माँ भावुक हो उठी। विवेक, समस्याएं तो हर एक के जीवन में आती हैं, पर उनसे डर कर रिश्ते के बीजों को कभी बोया ही ना जाए, यह सही नहीं है। हमने नासमझी की, पर मेरा बेटा समझदार है। और विद्या विद्या भी बहुत सुलझी हुई लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों पर। तभी पीछे से ईशा ने विवेक को छोड़ते हुए कहा, क्यों विवेक भैया, एक बार फिर एक विश्वामित्र की तपस्या टूट ही गई।
विवेक और ध्रुव उसकी बात पर जोर से हंस पड़े। विवेक ने विद्या के हाथों को ज्यों ही अपने हाथों में थामा, उसकी नारी सुलभ लज्जा और गरिमा ने उसके सौंदर्य को अपरिमित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।